टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को लिंक आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका धौलागिरी। धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। आपसे क्वेश्चन बताना है कि धौलागिरी जो हिमालय की एक पर्वत चोटी है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपकी नेपाल में स्थित है। नेपाल यानी सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प में आपको नेपाल दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में और कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, और उसी के साथ साथ उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में, जहां से क्वेश्चन रेलवे एग्जाम बार बार पूछता है। तो ये जो आपका टॉपिक होने वाला है, ये आपका आरपीएफ के साथ साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन, जो सभी रेलवे एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे पहला पर्वत देखते हैं, तो पहली पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये स्थित कहाँ पर है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा, ये आपकी दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और माउंट एकांकगुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांकगुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी आपकी 6961 मीटर आपकी लंबाई है। दूसरा आपकी पर्वत श्रृंखला आ जाती है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ये आपकी यूरोप में स्थित है, आपकी फ्रांस, स्विट्जरलैंड और मोनाको देश से इसी के अंतर्गत आते हैं। बात करें मोंट ब्लॉक जो है आपकी इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई आपकी 48,0 आपकी मीटर इसकी हो जाएगी। आगे बात करें अगली पर्वत श्रृंखला है आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला। तो यूराल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये आपकी यूरोप एशिया सीमा पर स्थित है। कहाँ पर, यूरोप एशिया सीमा पर स्थित है और रूस और कजाकिस्तान में आपकी स्थित हो जाएगी। अगर देश की बात करें, माउंट इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट रदो दयाना आपकी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी बात करें ऊंचाई की तो आपकी 1894 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बात करें अगला हिमालय पर्वत श्रृंखला है आपकी हिमालय। क्या है, अगली पर्वत श्रृंखला है आपकी हिमालय, जो आपकी एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान वाले स्थान को घेरती है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो आपकी 8849 मीटर आपकी क्या है इसकी लंबाई है, यानी 8849 मीटर इसकी लंबाई मानी गई है। डायरेक्ट आपके वर्ग ये क्या है, ये आपकी अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में आपकी स्थित है। और हवाना आपका एंटोलियाना आपकी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो कुल ऊंचाई आपकी 3482 इसकी कुल ऊंचाई है। एटलस पर्वत आपका कहाँ पर है, अफ्रीका में स्थित है, अल्जीरिया और मोरक्को देश में स्थित है। आपका माउंट टूबकल क्या है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड आपके पर्वत श्रृंखला थी। कौन सा महापर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है, कौन से देश के साथ जुड़ा गया है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बन जाता है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। तो अध्यादेश जो जारी किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 123 में आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसमें, 123 में। बात करें अध्यादेश जारी कौन करता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरे प्यारे साथियों जो अध्यादेश जारी करता है वह करता है आपका भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर रेलवे एग्जाम पूछता है और अक्सर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बात करें अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो संविधान लिखे जाने के समय से नागरिकता क्या है, अनुच्छेद 5 में दी गई है। उसी के साथ आपका अनुच्छेद 17 या आर्टिकल 17 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में दिया गया है, आपका आर्टिकल 17 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 18 या आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 या अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में आपको अपराधियों को दोष सिद्धि या दोष पाए जाने के संरक्षण, यानी अपराधी का क्या है, अपराध का
दोष पाए जाने के संरक्षण में जो है आपका संबंध जो है आर्टिकल 20 में है। उसी के साथ साथ बात करें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 40 जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन कौन से में है? आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 में दिया गया है। उसी के साथ साथ आपका अनुच्छेद 61 भी मोस्ट हो जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह आपकी अनुच्छेद किसमें है? 61 के अंतर्गत आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आर्टिकल है आपका 76, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपका महान्यायवादी पद का विवरण किस में है, तो आपका आर्टिकल 76 में है। बात कर ले धर्म विधेयक की परिभाषा की, तो आपका आर्टिकल 110 में दिया गया है और राज्य के राज्यपाल आपके आर्टिकल 153 में दिए गए हैं। आपके इतने ही आर्टिकल महत्वपूर्ण नहीं है, आपके और भी आर्टिकल महत्वपूर्ण है। ये कुछ आपके सेलेक्टेड थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे आगे के जो आपके आर्टिकल या अनुच्छेद हैं पे आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगे। तो आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करना होगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आपके पास जाए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके साथ उपस्थित लेकर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो बताइए, भारतीय संविधान के क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो बात करते हैं कौन सी अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। तो भाषाओं का जिक्र जो है वह आपका 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनता है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में आपकी 22 भाषाएं शामिल है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी भाषाएं आपकी भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। तो अगर आपके 22 की 22 भाषाओं का पता होगा तो तभी आप एग्जाम में पता कर पाओगे कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो देखते हैं उन 22 भाषाओं को कौन सी भाषा आपकी भारतीय संविधान में शामिल है। बात करें पहली भाषा की, पहली भाषा क्या है? आपकी असमिया है। दूसरी भाषा आपकी बांग्ला हो जाएगी। तीसरी भाषा आपकी गुजराती हो जाएगी। चौथी भाषा आपकी हिंदी हो जाएगी। पांचवी भाषा आपकी कन्नड़ हो जाएगी। छठी भाषा आपकी कश्मीरी हो जाएगी। सातवीं भाषा आपकी कोंकणी होगी। आठवीं भाषा आपकी मलयालम होगी। नवीं भाषा आपकी मणिपुरी। उसी के साथ साथ आपकी मराठी 10वीं, आपकी 11वीं कौन सी हो जाएगी? नेपाली होगी। 12वीं की बात करें उड़िया हो जाएगी। आपकी 13वीं की बात करें पंजाबी हो जाएगी। 14वीं की बात करें संस्कृत हो जाएगी। 15वीं कौन सी हो जाएगी? आपकी सिंधी हो जाएगी। और आपकी 16वीं तमिलनाडु हो जाएगी। 17वीं आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी तेलुगु हो जाएगी। और आपकी 18वीं उर्दू हो जाएगी। 19वीं आपकी बोडो हो जाएगी। और बची कितनी आपकी? एक तो बची आपकी कौन कौन सी बची? आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी? बोडो। एक बची आपकी डोगरी, दूसरी बची मैथिली और एक बची आपकी संथाली। तो ये कितनी भाषाएं हैं? आपकी 22 भाषाएं हैं। 22 की 22 भाषाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, मगर उसमें जो ऑप्शन में आपको अधिकांश दिया जाता है वह आपको भोजपुरी दिया जाता है। कौन सा? भोजपुरी। भोजपुरी जो भाषा है वह आपकी भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अधिकांश ऑप्शनों में यही मिलता है, तो आपको भोजपुरी चुनना है। तो इनके इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? कई बार आपसे पूछ लिया जाता है उकाई बांध कहाँ पर है या आपका किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध आपका किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी, यानी ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण बांधों के बारे में। कौन से राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है, जिससे कि आपसे आने वाली अगर आपसे आने वाले एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बांधों से संबंधित पूछा जाए तो आपसे बचकर नहीं जाए। और जितने भी आपके बांध होने वाले हैं सभी बांध हमने इसमें सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लिए गए हैं, जहां से आपको अगर आप इन बांधों को तैयार कर लेते हो तो इससे अलग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे पहला बांध है आपका सोमा, आपका सीला बांध। तो आपका सोमा जो सीला बांध है कहाँ पर स्थित है? ये मेरे प्यारे साथियों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और आपका पेन्नार नदी पर बना हुआ है।
दूसरा बांध है आपका टिहरी बांध, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है टिहरी बांध कहाँ पर है, तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। उसी के साथ साथ अगला बांध देखते हैं। अगला बांध है आपका हीराकुंडा बांध। तो हीराकुंडा बांध की बात करें, आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और महानदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, आपका महानदी पर बना हुआ है। फरक्का बांध की बात करें तो यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और हुगली नदी पर बना है। कौन सी पर, हुगली नदी पर बना है। अगला है आपका जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जवाहर सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और आपका कौन सी नदी पर बना है। बात करें नदी की तो नदी हो जाएगी आपकी चंबल नदी। कौन सी पर बना है, चंबल नदी पर आपका बना है। अगला है आपका नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है और कृष्णा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर, नागार्जुन बांध आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है और कृष्णा नदी पर बना है। आगे है आपका इडुक्की बांध। इडुक्की बांध आपका केरल राज्य में स्थित है और पेरियार नदी पर बना हुआ है। इडुक्की बांध आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला है आपका रिहंद बांध, इंपॉर्टेंट है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और रिहंद नदी पर बना है। अगला है आपका माता टीला बांध, जो उत्तर प्रदेश में है और बेतवा नदी पर स्थित है। तो ये मेरे प्यारे साथियों कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड बांध थे, जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगर आप इन बांधों को भी तैयार कर कर चले जाते हो तो यहाँ से अगर बांध से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इन बांधों के बारे में भी पता होना चाहिए, जहाँ से आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। टिहरी बांध आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिहंद बांध आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन बांध इंपॉर्टेंट है, जवाहर सागर बांध इंपॉर्टेंट है, माता टीला बांध इंपॉर्टेंट है, इडुक्की बांध भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी हमने इसमें बांध रखे हैं सभी ये बांध जो हैं आपके सेलेक्टेड हैं, जहां किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। और रेलवे एग्जाम में जो पूछा गया था, जो एनटीपीसी का 2021 वाला आपका पेपर हुआ था, उसमें आपका नागार्जुन बांध आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बांध होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया है जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था। कई बार डेट पूछ ली जाती है, जलियांवाला बाग कब हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों मैं इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में देता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपका क्वेश्चन जो होने वाला है टेस्ट के रूप में इस क्वेश्चन को देता हूँ। क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था यह आपका कब हुआ। इस क्वेश्चन में पूछा है कहाँ हुआ, ये तो मैं बताऊंगा, आपको बताना है ये कब हुआ था। अगर करेक्ट डेट भी जानते हैं तो डेट बता दीजिएगा, वरना वर्ष भी आप बता सकते हो। तो बताइएगा जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ जो था आपका पंजाब में हुआ था। पंजाब इसमें टी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। और कहाँ कब हुआ था, कब का जवाब मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना के बारे में, यानी जो आपकी जलियांवाला, कई बार आपसे युद्ध पूछ ले जाते हैं तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण घटना है जहां से अक्सर रेलवे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। और जो बची हुई घटना है वे हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि एक साथ आप सभी याद नहीं कर सकते, एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना होगा। जब भी आपके जो है 50 में से लगभग आप 40 सही क्वेश्चन कर पाओगे। 10 क्वेश्चन आपके 50 में से 50 किसी भी, चाहे आप क्या है रोज 20-20 घंटे भी जीएस पढ़ोगे ना, आप 20-20 घंटे भी जीएस पढ़ोगे ना, तो भी आप 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जीएस जो होता है वह जीएस का भंडार है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका 35 से 40 तक क्वेश्चन तक की गारंटी लेता हूँ। 50 क्वेश्चन मैं भी इसमें आपके क्या है पूरे में से पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आपके 35 से 40 क्वेश्चन तक की गारंटी लेता हूँ जो आपके मैं करा सकता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हमने जो लिए हैं कुछ महत्वपूर्ण घटना ली हैं, और जो बची हैं उससे अगली वीडियो में लेकर आएंगे। जैसे पहले बात करें, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए खानवा की लड़ाई, तो खानवा की लड़ाई आपकी कब हुई थी। 1527 में आपकी खानवा की लड़ाई हुई थी और आपके बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसने, बाबर ने आपका राणा सांगा को इस लड़ाई में हराया था।
अगला है आपकी डेट है आपकी 1530। तो 1530 में जो हुई थी आपकी बाबर की मृत्यु हुई थी और हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी बाबर की मृत्यु कब हुई, तो बाबर की मृत्यु आपकी 1530 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कन्नौज की लड़ाई। देखिए कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, तो मेरे प्यारे साथियों कन्नौज का युद्ध जो हुआ या लड़ाई हुई आपकी 1540 में हुई। हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से आपका हथिया लिया, यानी हुमायूं ने जो दिल्ली की गद्दी को फिर से कब हथियाया था, तो हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से आपका 1555 में हथिया लिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो आपकी जो पानीपत के तीनों युद्ध हैं आपके तीनों युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करें पहले युद्ध की, तो पहला युद्ध जो हुआ था आपका 1526 में हुआ था। अगर दूसरे युद्ध की बात करें, दूसरा युद्ध आपका 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था, तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था। तीनों से युद्धों से संबंधित आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखते हैं 1565 में जो हुआ था आपका तालीकोट की लड़ाई हुई थी। अगर क्वेश्चन बने आपसे कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ या लड़ाई कब हुई, तो 1565 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हल्दी घाटी की लड़ाई, राणा सांगा ने अकबर को इसमें हराया था। ये आपकी 1576 में हुई थी। आपका 1606 की बात करें तो गुरु अर्जुन देव का वध जो हुआ था वह आपका 1606 में हुआ था। 1611 की बात करें तो आपकी नूरजहां ने से आपकी क्या की थी, जहांगीर ने विवाह किया था और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1708 में गुरु आपकी गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपकी घटना थी जहां से संबंधित आपसे क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको भी इनका पता होगा तो आप एग्जाम में एक क्वेश्चन सही कर पाओगे। इससे आगे की घटना आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है। तो संगठन से संबंधित भी आपसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है और 100% आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है अगर हम चारों विकल्पों में से बात करें तो आपका इसमें AMN आपका ST इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA, यानी ये सुमेलित नहीं है। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में जहां से संबंधित आपको अक्सर आपके रेलवे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला मुख्यालय देखते हैं, पहला संगठन देख लेते हैं आपका यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर इनकी स्थापना भी तो पूछी जाती है। इनकी स्थापना जो है आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी या आने वाले क्वेश्चनों में मिलेगी, क्योंकि अगर हम इसी टाइम पर स्थापना बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहले आप क्या करना है, इनका मुख्यालय याद कीजिएगा। जैसे पहला है आपका यूरोपीय संघ, आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें आपका जिनेवा इसका मुख्यालय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय की बात करें वाशिंगटन DC में है। आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है। संघीय सहयोग संगठन की बात करें बीजिंग चीन में है। और आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन की बात करें इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, इसका भी न्यूयॉर्क में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें इसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपका NTPC 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, भारत आपका 7वें पर आता है। तो आपको 8वें का भी पता होना चाहिए और छठे का भी पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो हम सभी को बताएंगे, मगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश। तो छठा सबसे बड़ा देश जो है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया बी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
बात करते हैं उन सभी के बारे में। जैसे पहले पर कौन आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश कौन सा है, पहला है आपका रूस। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका कनाडा। तीसरा कौन है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे की बात करें आपका चीन। पांचवें की बात करें आपका ब्राजील। छठे की बात करें आपका ऑस्ट्रेलिया। सातवें पर कौन आता है, आपका भारत होता है। और आठवें पर क्या आता है, आपका अर्जेंटीना आता है। जैसे 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि आपका छठे स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो मैं मानता हूं अब के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आठवें स्थान पर कौन सा है, तो आप नोट करेंगे अर्जेंटीना को आपको याद कर कर जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको आठवें के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आठवें से संबंधित आपको क्वेश्चन बन सकता है और पहले आपको पहले के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको छठे से तो संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको आठवें को याद कर कर जाना होगा अगर आप आरपीएफ परीक्षा देने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या सिलेक्टेड लेकर आए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है। तो बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर कौन सा आपका जानवर देखा जाता है, तो वह देखा जाता है आपका सांड, यानी सांड आपका इसमें विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जहां से संबंधित आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। जो हमने महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट लिए हैं, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं, साथ से सभी से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव आपको इतनी जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। जानकारी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता में, अगर आपसे बंदरगाह पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में आपका बंदरगाह कौन सा था, तो एकमात्र बंदरगाह था आपका कौन सा, लोथल। क्या था, लोथल। लोथल एक आपका क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कौन सा था, आपको पता होना चाहिए। लोथल आपका एकमात्र बंदरगाह था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें आपकी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थल की बात करें, तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ा स्थल था आपका राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा, राखी गढ़ी आपका सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आपकी दयाराम साहनी ने किसने की थी, किसने की थी, आपकी हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट क्वेश्चन मानेंगे, नोट कर सकते हैं आपको। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में, तो ब्राह्मणी आपकी क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। बात करते हैं हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये जो पूजा करते थे आपके पशुपति की पूजा करते थे, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये आपकी पशुपति की मूर्ति आपकी पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हड़प्पा के लोग आपके लोग अवकाश यानी हड़प्पा के लोग आपके अवकाश के समय में मनोरंजन के साधन क्या थे, तो मनोरंजन के रूप में जो आपके खेलते थे, ये आपका पासा खेलना पसंद था इनको, शिकार करना इनको पसंद था, मछली पकड़ना इनको पसंद था, और जानवरों की ये लड़ाई कराते थे, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे पशु मिले थे, तो सिरंगी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको सिरंगी बैल को देखा गया था, यानी एक सींग वाले बैल को देखा गया था। तो ये कुछ आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, और ये सभी आपके जो हमने फैक्ट रखे हैं इंपॉर्टेंट रखे हैं, जहां से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कौन से संविधान से क्या लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक अधिकारों के आपके क्या है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है, वह आपको पता होना चाहिए कौन से संविधान से लिया गया है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किससे, जर्मनी का आपके वीमर संविधान से ये लिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका
करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान, जैसे आपको पता है 60 देशों से लिया गया है। 60 देशों में कुछ महत्वपूर्ण आपके कौन से देश हैं जहां से क्या लिया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी इस क्वेश्चन को पूछ लेता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में कुल कितने पेज हैं, तो भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी है ना उसमें कितने पेज हैं। भारतीय संविधान की मूल कॉपी में आपके 251 पेज हैं, को पता होना चाहिए। अगर बात करें संविधान के हर पेज पर किसका नाम लिखा है, तो मेरे प्यारे साथियों संविधान के हर पेज पर आपका प्रेम बिहारी नारायण राय दादा, प्रेम बिहारी नारायण राय दादा का क्या है, आपका इनका नाम लिखा गया है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें आपके क्या है, आप अगर आप किसी भी कोचिंग पर पढ़ते हो, आप कहीं भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो या ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, अगर आप इनको दोनों क्वेश्चनों को अगर किसी बच्चे से पूछते हो तो इन दोनों क्वेश्चनों का अधिकांश बच्चों को जवाब नहीं पता होगा। चाहे आप नोट कर लेना, कल को ही जाकर आपसे पूछ लेना या आज ही जाकर पूछ लेना कि भारत का, वैसे आज तो नहीं पूछ सकते क्योंकि रात के 2 बजे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज आप नहीं पूछ सकते हो क्योंकि आप तो कल ही पूछोगे, क्योंकि कल को ही 8 बजे आपके पास वीडियो जाएगी। हम जो बना रहे हैं रात को 2 बजे बना रहे हैं, जिससे कि आपको बाहर की कोई भी आवाज़ आपके पास ना जाए। जो भी हमारे जो घर परिवार के होते हैं उनकी आवाज़ बार बार आती है, परेशान करते रहते हैं, तो इसीलिए हमको रात को उठना पड़ता है और आपके लिए काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को देखकर एक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लोगे कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कितने पेज हैं, तो 251 पेज हैं। संविधान के हर पेज पर किसका नाम लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण राय दादा का नाम लिखा गया है। बात करें हैं कि फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता जो ली गई है वह आपकी फ्रांस के संविधान से ली गई। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, जो आपका भारतीय संविधान संशोधन होता है ना, तो उसकी प्रक्रिया जो ली गई है वह आपकी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है या अपनाया गया है। बात करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका से आपका जो लिया गया है मौलिक अधिकारों का वर्णन, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वे हमारे अमेरिका के संविधान की देन है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो समवर्ती सूची का आपकी अवधारणा जो है, समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वे आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यूएस से अब रूस जो है, तो ये आपके मौलिक कर्तव्यों और न्याय के आदर्श वाक्य जो लिए गए हैं रूस से लिए गए हैं। जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित जो हैं ये आपके जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो ये संविधान से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप यही क्वेश्चन अगर आपसे कोई बड़ा बुजुर्ग पूछ लिया जाए कि भाई आप कोचिंग कर रहे हो, आप संविधान पढ़ रहे हो, कि आपसे भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कुल कितने पेज हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या जवाब दोगे, बता तो दोगे ना। 251 पेज हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले कि संविधान के हर पेज पर किसका नाम लिखा है, तो किसका नाम लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण राय दादा का, आप उसकी क्या कर दोगे, बोलती बंद कर दोगे। तो अगर कोई आपके सामने बच्चा ओवर स्मार्ट बने ना, इन दोनों क्वेश्चनों को पूछ लेना 100%। अगर आप 100 जनों से पूछ रहे हैं तो मात्र इसमें से ऐसे ही एक या 2 बालक होगा जो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब देगा। चाहे आप अपने कोचिंग या आप लाइब्रेरी में जाकर इन क्वेश्चनों को पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है। आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि रेलवे से संबंधित तो क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय। तो भारतीय रेलवे के जो दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है वह है आपका चेन्नई, यानी चेन्नई ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ भारतीय में आपके जो रेलवे क्षेत्र हैं और उनके मुख्यालयों के बारे में। जैसे भारतीय रेलवे जो है वह आपके 18 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने, भारतीय रेलवे क्षेत्र को 18 विभागों में आपका क्या है, आपका विस्थापित किया गया है, यानी आपका जो है विभाजित किया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आपके क्षेत्र हैं। जैसे बात करें उत्तर पूर्वी, तो उत्तर रेलवे का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो उत्तर आपका रेलवे का मुख्यालय आपका नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका प्रयागराज है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें, आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता है। दक्षिण रेलवे की बात करें, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, चेन्नई है। पश्चिमी रेलवे की बात करें, मुंबई है। पूर्वी मध्य रेलवे की बात करें, आपका
हाजीपुर है। और दक्षिण मध्य रेलवे का आपका मुख्यालय क्या है, सिकंदराबाद है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, मुंबई में है। तो कुछ ये आपके इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक आपके राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत के सबसे ज़्यादा कार्यकाल पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो एक राष्ट्रपति का टॉपिक है, ये 2 नंबर आपके पक्के करा कर जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन आपके सामने आया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें जो लगाते हैं सभी बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनते हैं, जो कि आपका गलत जवाब होगा। आपको जो सही जवाब चुनना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुनना है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। कई बार जो आपकी घटनाएं होती हैं, जैसे पाकिस्तान युद्ध हुआ था, आपका चीन युद्ध हुआ था, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ था, उस टाइम पर आपके कौन से शासन थे, ये योजना जो चली थी कौन से राष्ट्रपति के शासनकाल में चली थी। अगर एग्जामिनर क्वेश्चनों को जो है हार्ड बनाना चाहता है, किसे आपका टफ क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बात करते हैं आपके भारत के आपके राष्ट्रपति को क्रमानुसार। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति सभी बच्चों को पता होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका शासनकाल 13 मई 1952 से लेकर आपका 13 मई 1962 तक चला था। दूसरे राष्ट्रपति का अधिकांश बच्चों को नहीं पता है, तो आपको दूसरे रखकर जाना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जिनका शासनकाल आप देख सकते हो, शासनकाल आपके सामने आ रहे हैं। बार बार मैं इनको बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप इनके शासनकाल को देख सकते हो। तीसरे की बात करें तो तीसरे थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनके शासनकाल की बात करें तो 13 मई 1966 से लेकर 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका शासनकाल चला था। 14वें हो जाएंगे आपके BR वेंकट आपके गिरी, या BR गिरी भी इनको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा। आप 5वें हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद। छठे की बात करें आपके नीलम संजीव रेड्डी। 7वें राष्ट्रपति कौन थे आपके रामास्वामी वेंकट रमन, या इनको R वेंकट रमन के नाम से भी जानते हैं। 8वें थे आपके शंकर दयाल शर्मा। 9वें थे आपके KR नारायण। कौन थे, KR नारायण। इनके शासनकाल देख सकते हैं आप, जैसे 25 जुलाई 1997 से इनका शासनकाल जो था 2002 तक था। शंकर दयाल शर्मा का 25 जुलाई 1992 से आपका 25 जुलाई 1997 में था। आपका R वेंकट रमन की बात करें तो इनका शासनकाल 25 जुलाई आपका 1987 से 25 जुलाई 92 में था। नीलम संजीव रेड्डी का 77 से लेकर 82 तक था। फखरुद्दीन का 74 से लेकर 77 तक था। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके राष्ट्रपति 10वें थे आपके कौन थे, 10वें थे आपके APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपकी क्या थी, भारत की प्रथम महिला थी। और इनका शासनकाल आपसे पूछ लिया जाए तो आपका 25 जुलाई आपका 2017 से 25 जुलाई 2012 तक इनका शासनकाल था। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका शासनकाल था। अगले थे आपके प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद आपके रामनाथ कोविंद आए। और वर्तमान में कौन है आपके द्रौपदी मुर्मू आपकी वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री बनी है। इन्होंने शपथ कब ली थी, तो 25 जुलाई 2022 को ली थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने दे दी है, और इससे अगली वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के सिख राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, सर्वाधिक शासनकाल करने वाले राष्ट्रपति। अगली वीडियो में मिल जाएगा। पहले तो आप इन राष्ट्रपति को याद करने लीजिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अधिकांश एग्जामों में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में
रेगिस्तान है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तरी अमेरिका में स्थित आपको रेगिस्तान बताना है। तो उत्तरी अमेरिका में जो स्थित रेगिस्तान है वह है आपका मोजाम्बिक रेगिस्तान। मोजाम्बिक रेगिस्तान आपका उत्तरी अमेरिका में है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तान या मरुस्थलों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जैसे पहला है आपका गोबी का मरुस्थल या गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और आपका कहाँ पर स्थित है? चीन और मंगोलिया में आपका स्थित है। बात करें तकला मकान, तकला आपका मकान मरुस्थल कहाँ पर है? आपका तकला मकान मरुस्थल या रेगिस्तान आपका चीन में है। उसी के साथ साथ थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान और आपका भारत में स्थित है। आपका बोरबटन इसकी बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। आपका आटाकामा की बात करें, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? आपका आटाकामा मरुस्थल चिली में है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है आपका रेलवे एग्जाम के लिए। आप इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे कि पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में है। ग्रेट विक्टोरिया जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो लिया है हमने आपका ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये आपका क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है और ये एनटीपीसी क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। बात करें अगला है आपका ग्रेट सैंडी। तो ग्रेट सैंडी भी कहाँ पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अगला मरुस्थल है कालाहारी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट मरुस्थल है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में है। कहाँ पर है? बोत्सवाना आपको लगा देना है। नामीबिया की बात करें तो ये आपका नामीबिया में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण रेगिस्तान या इनको मरुस्थल बोल सकते हैं जहाँ ये आपके जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जातक कथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी है? तो बात करते हैं जातक कथा की। तो जातक कथा जो जुड़ी है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए आपकी बौद्ध धर्म संप्रदाय से जुड़ी है। किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहां से आपको क्वेश्चन पता होता है। बच्चे आपको चौंका देते हैं, मगर इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है अगर आप उन बच्चों से पूछ लोगे तो उनको भी नहीं पता होगा। यहाँ तक टीचर्स से भी इस क्वेश्चन को पूछ लेते हो तो उनको भी इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा। जैसे बात करते हैं गौतम बुद्ध के जन्म, या गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, सभी बच्चों को पता होगा। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर पर, ये भी सभी बच्चों को पता होगा। बात करते हैं इनके बच्चे यानी इनका पुत्र कौन था? तो राहुला इनका पुत्र था, इसका भी पता होगा। माता पिता कौन थे? तो शुद्धोधन और माया देवी, इसका भी पता होगा। अगर आप पूछ लेते हैं गौतम बुद्ध की बहन कौन थी? नंदा, ये क्वेश्चन का जवाब आपको अधिकांश बच्चों को नहीं पता होगा। चाहे आप अपने कोचिंग पर ट्राई कर सकते हो, आप ऑनलाइन क्लास में टीचर से पूछ सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध की बहन कौन थी? तो गौतम बुद्ध की बहन आपकी नंदा थी। इनका पालन पोषण जो किया था इनकी माता का, जो जिस टाइम पर ये ध्यान इनका आपका जन्म हुआ था उसी टाइम पर इनकी माता का देहांत हो गया था। तो आपकी इनकी मौसी प्रजापति आपकी गोमती ने आपका क्या किया था? इनका आपको पता होना चाहिए पालन पोषण किया था। और इनके प्रथम गुरु कहते थे आराकलाम। आराकलाम आपके इनके प्रथम गुरु थे। तो ये आपके गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में आपको मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे? तो पहले कौन आए थे आपको पता होना चाहिए। आपका पुर्तगाली व्यापारी ही पहले आए थे, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत में विदेशियों के कुछ आगमन को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो पहले कौन आए थे? पहले आपको पता होना चाहिए। पहले आपके पुर्तगाली आए थे, उनके बाद में कौन आए? उनके बाद में डच आए, फिर उनके बाद में आपके अंग्रेज आए थे, फिर आपके डेन आए थे और फिर आपके फ्रांसीसी आए थे। तो कई बार इनके क्रम को लगाने से भी आपको पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके क्रम के बारे में भी पता होना चाहिए कि इनके आपका क्रम क्या था। बात करते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बारे में कि इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां कब स्थापित की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। जैसे बात करते हैं पुर्तगालियों ने, तो पुर्तगालियों ने जो अपनी कंपनी स्थापित की थी 1498 में।
1498 में पुर्तगालियों ने क्या की थी, अपनी कंपनी स्थापित की थी। फिर दूसरे स्थान पर इन्हीं के बाद अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित जो की थी वह आपकी 1600 में की थी। उसके बाद डच ने की थी आपकी 1602 में। उसके बाद डेनिस की बात करें, इन्होंने 1616 में की थी और सबसे बाद में की थी फ्रांसीसियों ने। इन्होंने जो अपनी कंपनी स्थापित की थी वह आपकी 1664 में की थी। शायद आपको देख नहीं रहा होगा तो एक बार हम इसकी जो है कलर बदल देते हैं। पुर्तगालियों ने कब की थी, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं पुर्तगालियों ने पहली अपनी कंपनी स्थापित कहाँ पर की, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी वह आपकी कोचीन में 1508 में, कोचीन में 1508 में पहली कंपनी स्थापित की थी, पहली फैक्ट्री लगाई थी। बात करें अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में खोली थी 1663 में। डच की बात करें, डच ने आपकी मसूलीपट्टनम में खोली थी 1611 में। डेनिस की बात करें, डेनिसों ने अपनी आपकी ट्रामकोर आपका कब खोली थी, 1620 में। फ्रांसीसी की बात करें, इन्होंने सूरत में आपकी 1668 में पहली व्यापारी कोठी खोली थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री आपकी कहाँ पर खोली, तो आपको पता होना चाहिए मसूलीपट्टनम में खोली। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर खोली, कोचीन में खोली। डेनिस की बात कर लें या सूरत की बात कर लें, आपकी फ्रांसीसियों ने खोली, अंग्रेजों ने खोली। तो इन क्वेश्चनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और ये महत्वपूर्ण डेट जो हैं, महत्वपूर्ण डेटों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत से। आपकी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऐसी है जिसका संबंध आपका नीलगिरी पर्वत से है। तो नीलगिरी पर्वत से टोड़ा जनजाति का है, आपको पता होना चाहिए, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण जनजाति और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बात करें मिकिर इस जनजाति, तो आपकी कहाँ पर रहती है, असम पर रहती है, आपको पता होना चाहिए। मुंडिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मुंडिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो मुंडिया जनजाति का संबंध आपका छत्तीसगढ़ से है। लुसाई की बात करें तो लुसाई जनजाति जो है, लुसाई जनजाति का संबंध आपका त्रिपुरा से है। लेपचा बहुत ज़्यादा आपका आरपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि लेपचा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो लेपचा जनजाति आपकी सिक्किम राज्य में निवास करती है। बात करते हैं लाहौला, आपकी कहाँ पर है, लाहौला जनजाति की बात करें तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। मुंडा जनजाति की बात करें तो मुंडा जनजाति आपकी उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपकी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आपके राज्यों में विस्तार देखने को मिलता है। बोडो जनजाति की बात करें तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर तट पर पाई जाती है। संथाल जाति बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उड़ीसा में पाई जाती है, आपकी झारखंड में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा जाता है, लेपचा जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो लेपचा जनजाति का संबंध आपका सिक्किम राज्य से है। बात करें आपका बोडो जनजाति का संबंध किससे है। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वाले राज्य जो हैं। मुंडिया की बात करें तो आपकी छत्तीसगढ़ से है। और इसी प्रकार आपका जो पूछा जाता है, संथाल जनजाति भी बहुत पूछी जाती है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये आपकी भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण जनजाति हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, जहां से क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे साथियों देखने को जरूर ही मिलता है और ये आपका सेलेक्टेड टॉपिक भी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त आपका सम्राट कौन था। तो बात करते हैं महाराजा अधिराज की उपाधि करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट, तो वह था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित उनकी उपाधियों के बारे में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कभी ना कभी आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं बंगाल केसरी,
तो बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका आशुतोष मुखर्जी को क्या जाना जाता है? आपका बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। और एक और पूछा जाता है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का अकबर या कश्मीर का अकबर, तो जैनुल अब्दानी किसे कहा जाता है? जैनुल अब्दानी को आपका कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। बात करें फ्लाइंग सिख, तो फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख आपका मिल्खा सिंह को कहा जाता है। बात करें आयरन लेडी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि आयरन लेडी 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आयरन लेडी, तो आयरन लेडी जो कहा जाता है आपका इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। बात करते हैं कश्मीर का शेर। कश्मीर का शेर किसे कहा जाता है? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को क्या कहा जाता है? आपका कश्मीर का शेर कहा जाता है। और कश्मीर का अकबर तो किसे कहा जाता है? जैनुल अब्दानी को। बात करते हैं कवि गुरु, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कवि गुरु। तो कवि गुरु की जो संज्ञा दी गई है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई है। और मराठों का शेर, तो मराठों का शेर आपका बंगाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। मराठों का शेर की बात करें तो बंगाल का मराठों का जो शेर कहा जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बात करें बादशाह खान की, तो बादशाह खान आपका अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो ये कुछ मेरे प्यारे साथियों आपके महत्वपूर्ण आपके नाम दिए गए हैं और उनके उपनाम दिए गए हैं, उनकी उपाधियाँ दी गई हैं जिनसे संबंधित आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी आपको एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आपकी आरपीएफ एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और पहले के ही हमने रखे गए हैं। इतने उपनाम जो हैं वे आप जहाँ से आपको क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में देखने को मिला था, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बात करते हैं पेशावर के युद्ध को लेकर। तो पेशावर का युद्ध जो हुआ था आपका 1001 में हुआ था। कब हुआ था? पेशावर का युद्ध 1001 में हुआ था, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। इनसे पहले की वीडियो में भी हमने लगभग 2 वीडियो में आपकी महत्वपूर्ण डेटे बताई थी जो आपसे संबंधित हैं, और आपके इनमें भी हमने डेटे लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पहले और डेट थी और आपके इसमें हमने सभी नई डेट ऐड की हैं। जैसे बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो आपकी 1526 में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछी जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध, आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना होगा 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बात करते हैं दीन ए इलाही की शुरुआत। तो दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दीन ए इलाही की शुरुआत आपकी 1582 में हुई थी। बात करें पाकिस्तान का भारत पर हमला, तो पाकिस्तान का जो भारत पर हमला हुआ था वह आपका 1965 में हुआ था। इसी के साथ साथ गांधी इरविन समझौता बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका 1931 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम पारित कब हुआ था? तो भारत सरकार जो अधिनियम था ये आपका 1935 में आया था। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति की बात करें तो पहला विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी 1918 में हुई थी, और हुआ कब था? 1914 में हुआ था। बात करते हैं महात्मा गांधी का जन्म। तो महात्मा गांधी का जन्म आपका 1869 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई, और जवाहरलाल नेहरू का जन्म आपका 1889 में हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी इंपॉर्टेंट डेट थी जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको इन डेटों के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो बात करें पहले थार रेगिस्तान की, तो इसकी सबसे लंबी नदी जो है वह आपकी लूनी नदी है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तानों के बारे में, जैसे कालाहारी रेगिस्तान आपका कहाँ पर है, या कालाहारी मरुस्थल आपका बौद्ध सभावना में है। नाबी मरुस्थल की बात करें आपका नामीबिया में है। ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये सब ऐसे मरुस्थल हमने इसमें रखे हैं जो आपसे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके आगे पूछे जाने की संभावना है। ये रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दस्त ए लुट की बात करें तो कहाँ पर है? आपका ईरान में है। दस्त ए कबीर की बात करें तो दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ पर है? आपका ईरान में ही है। नाफुद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। संयुक्त आपका कहाँ पर? अरब अमीरात में है। हदम हमद की बात करें तो आपका ये भी अमरात में है। बात करें तकला मकान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका चीन में है।
थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। काराकुम कहाँ पर है, तो आपका तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या थे, मरुस्थल थे। इससे पहले भी वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल कराए थे जिनके बारे में हमने बताया था। बेस ये जो है सभी आपके लिए मरुस्थल इंपॉर्टेंट चलने हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत के साथ जो बांग्लादेश सीमा साझा करता है अपनी लंबाई का कितना करता है, तो कितना करता है आप सभी को पता होना चाहिए। आपका 4096 करता है। 4096 आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब। बात करते हैं, अभी तक आपसे जो है बांग्लादेश से रिलेटेड आपके डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे बात करें बांग्लादेश की राजधानी के बारे में, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, आपकी ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है। बात करें बांग्लादेश की मुद्रा की, तो बांग्लादेशी टका, बांग्लादेशी टका क्या है, आपकी क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश में राज्य या प्रांत कितने हैं, तो बांग्लादेश में आपके कुल 8 राज्य या 8 प्रांत हैं। बात करते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी पूछा जा चुका है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बात करते हैं बांग्लादेश की भाषा के बारे में, तो भाषा क्या है, बंगाली है। औपचारिक नाम की बात करें तो औपचारिक नाम क्या है बांग्लादेश का, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पीपुल्स आपका रिपब्लिकन ऑफ बांग्लादेश इसका क्या है, नाम है। बात करें राष्ट्रपति की, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन आपके क्या है, वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं। भारत के साथ सीमा, यानी भारत के साथ सीमा साझा कितना करता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो भारत के साथ सीमा की लंबाई जो लगती है 4096 किलोमीटर आपकी लंबाई लगती है। बात करें भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये भी क्वेश्चन बात आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा देश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश ही करता है। बात करें राष्ट्रीय पशु क्या है, तो रॉयल बाघ टाइगर क्या है, रॉयल आपका बांग्ला टाइगर जो है वह आपका क्या है, राष्ट्रीय पशु है। आपके भारत बांग्लादेश की सीमा के नाम को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ आपका कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बांग्लादेश से संबंधित आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति के सापेक्ष एक विमान की गति निर्धारित करती है या निर्धारित करता है, तो ये आपका कौन करता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि की गति के सापेक्ष एक विमान की गति कौन करता है, तो आपका मैकोमीटर करता है, मैकमीटर, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके मापक यंत्रों के बारे में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता को मापवा, यानी ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो आपकी ऑडियोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगर बात करें वायुमंडल दाब के घनत्व को कौन मापता है, तो आपके कौन मापता है, बैरोमीटर मापता है। बात करते हैं उष्मा की मात्रा को कौन मापता है, तो आपका कैलोरीमीटर आपका उष्मा के आपकी मात्रा को मापता है। बात करें विद्युत आवेश की उपस्थिति आपकी स्कोप द्वारा मापी जाती है। एक उपकरण जो ग्राफिक रूप से गति कर, यानी ग्राफिक कौन करता है, आपका किलोमोग्राफ करता है। बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, आपका डायनामो करता है। पतले बेलन या तार वाले व्यास को कौन मापता है, तो कैल्फिबल्स नापता है। और साइकिल या कार जैसे वाहनों की यात्रा की जो गति होती है, दूरी जो मापता है, कौन मापता है, ऑडियोमीटर मापता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण मापक यंत्र दिए गए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है, तो आपातकाल के जो दौरान आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं संविधान से रिलेटिव के कहाँ से क्या लिया गया है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जैसे बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। जापानी संविधान की बात करें तो आपकी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापानी संविधान से ली गई है, आपको पता होना चाहिए। बात करें आपकी गणतंत्र व आपकी प्रस्तावना में स्वतंत्रता आपकी फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। संसदीय सरकार या कानून का शासन आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें आपका संयुक्त राज्य आपका अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड के संविधान से।
सर्वोच्च न्यायालय में सलाहकारी आधिकारिकता आपके कनाडा के संविधान से ली गई है और मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। आगे इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासनकाल या शासक निम्नलिखित में से कौन सा। क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था आपका ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त आपको पहले विकल्प में दिया गया है, यानी पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको सभी साम्राज्य यानी सभी वंश के आपके प्रथम शासक, अंतिम शासक और उनकी राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम आपके लिए कुछ आपके महत्वपूर्ण शासक, राजवंश और आपकी राजधानी लेकर आए हैं जो आपके लिए सेलेक्टेड हैं, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% ये आपके एग्जाम के लिए यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे बात करते हैं शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था आपको पता होना चाहिए। तो शिशुनाग वंश का अगर हम बात करें प्रथम शासक की, तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन है। शिशुनाग वंश का आपका प्रथम शासक हो जाएगा शिशुनाग। बात करते हैं अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक शिशुनाग वंश का कौन था। तो नंदी वर्धन आपका अंतिम शासक था। और बात करें इसकी राजधानी की, तो वैशाली आपकी इसकी राजधानी थी। बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था। हर्यक वंश का प्रथम शासक आपका बिंबिसार था। अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक। और बात करें राजधानी की, तो राजगृह यानी पाटलिपुत्र जो थी आपकी हर्यक वंश की राजधानी थी। आगे देखते हैं, अगला है आपका शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा आपका शिशुनाग। अंतिम शासक कौन हो जाएगा, नंदीवर्धन। और राजधानी क्या है, वैशाली आपकी हो जाती है। इसी के साथ साथ बात करें नंदवंश की, तो नंदवंश का प्रथम शासक कौन था। तो नंदवंश का प्रथम शासक या इनको हम संस्थापक भी बोल सकते हैं, कौन था, महापद्म नंद। कौन था, महापद्म नंद था। और अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था, धनानंद आपका अंतिम शासक था। यहीं पर अगर इनकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र इसमें आपकी राजधानी हो जाएगी। अगला है आपका मौर्य वंश। बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का आपका प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था आपका चंद्रगुप्त आपका जो था मौर्य वंश का प्रथम शासक था। और अंतिम शासक कौन था, तो ब्रह्मदत्त आपका अंतिम शासक था। बात करें मौर्य वंश की राजधानी की, तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। मौर्य वंश की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। क्या थी, मौर्य वंश की अगर राजधानी की बात करें तो मौर्य वंश की राजधानी क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र आपकी मौर्य वंश की राजधानी हो जाती है। अगला है आपका शिशुनाग वंश। बात करें अगर हम शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश का आपका प्रथम शासक कौन था। तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक आपका पुष्यमित्र शुंग था। कौन था, पुष्यमित्र शुंग आपका शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था। और अंतिम शासक की बात करें तो आपका अंतिम शासक कौन था, देव आपका भूति। देवभूति शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। यहीं पर राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र या विदासा, पाटलिपुत्र या विदासा जो थी आपकी क्या थी, राजधानी थी, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका सातवाहन वंश। बात करते हैं सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था। तो सातवाहन का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, शिशुमुख। अब सतकर्णी क्या था, अंतिम शासक था। और प्रतिष्ठान आपकी क्या हो जाएगी, सातवाहन वंश की राजधानी हो जाती है। यहीं पर बात करें आपका आपका कुषाण वंश, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किससे, कुषाण वंश से। तो कुषाण वंश के अगर हम प्रथम शासक की बात करें तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा, केड फिसस प्रथम जो था आपका कुषाण वंश का प्रथम शासक था। यहीं पर अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक आपका वसुदेव आपका अंतिम शासक हो जाएगा। बात कर ले राजधानी की, तो राजधानी क्या थी, पेशावर आपकी राजधानी थी। अगला है आपका शुंग वंश। कौन सा, वो सॉरी गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का शासक कौन था, प्रथम आपका गुप्त श्रीगुप्त। अंतिम शासक कौन था, कुमारगुप्त तीर्थया। और राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि इनके संस्थापक भी तो पूछे जाते हैं, तो जो इनके लगभग आपके प्रथम जो 90% अगर हम माना जाए तो 90% आपके वंशों के आपके जो होते हैं संस्थापक वही होते हैं जो इनके प्रथम आपके क्या होते हैं, शासक होते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। लगभग 90%, 100% तो हम इनको कह नहीं सकते। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण ऐसे वंश थे, लगभग 9 के 9 वंश ऐसे थे जहां से आपको आरपीएफ परीक्षा यानी रेलवे परीक्षा में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही गया है। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल
पर भी आपको PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से जल्दी ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपका गति का एक सही समीकरण है। क्वेश्चन पूछा गया है तो गति का एक, अगर हम सही समीकरण की बात करें तो निम्नलिखित में से जो गति का सही समीकरण है तीन आपका चारों विकल्पों में से वह है आपका विकल्प बी, आपका 2s बराबर आपका 2ut प्लस at का स्क्वायर जो होता है आपका गति का दूसरा समीकरण है, यानी इसमें दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं आपके भौतिक विज्ञान के कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके क्या है सूत्रों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आप क्या कर सकते हो, आप 100% लिख कर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएगा। जैसे बल, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बल आघूर्ण, अगर बात करें बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी जो होती है बल आघूर्ण का सूत्र होता है। वहीं बात करें बल यानी F की, तो बल F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बात करें दाब की या प्रतिबल की, तो बल गुणा क्षेत्रफल होता है। आवेग का सूत्र क्या होता है, आवेग का सूत्र आपका बल गुणा समय होता है। वहीं पर आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति की जो होती है कंपन प्रति समय, कंपन प्रति आपका सेकंड या आपका बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका पृष्ठ तनाव। तो बात करें पृष्ठ तनाव यानी T बराबर तो बल गुणा बल बटे लंबाई आपका होता है। वहीं पर दाब प्रवणता जो होती है दाब बटे दूरी होती है। अगर दाब ऊर्जा की बात करें तो दाब गुणा आयतन होता है। आप गुप्त ऊष्मा की बात करें तो उसमें ऊर्जा आपका बटे द्रव्यमान होता है। कार्य का मात्रक जो होता है बल गुणा विस्थापन आपका कार्य का मात्रक होता है। यानी ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में आपका टोरेस जलडमरू माध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो किस जलडमरू के माध्य में टोरेस आपका जो है टोरेस जलडमरू माध्य है, तो कौन सा महासागर हो जाएगा, तो इसमें प्रशांत महासागर ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने प्रशांत महासागर को चुना है बिल्कुल सही चुना है, प्रशांत महासागर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके जलडमरू माध्यों की जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला है आपका मलक्का जलडमरू माध्य। मलक्का जलडमरू माध्य बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य स्थित है। बात करें पाक जलडमरू माध्य की, तो पाक जलडमरू माध्य कहाँ पर है, तो ये आपका पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, यानी भारत और चीन, भारत और श्रीलंका के बीच आपका पाक जलडमरू माध्य है। बात करें सुंडा जलडमरू माध्य की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार आपका NTPC में क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो जाबर सागर और हिंद महासागर, जाबर सागर और हिंद महासागर के मध्य स्थित है। यूकेटन जलडमरू माध्य की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी और आपकी कैरेबियन की खाड़ी के मध्य स्थित है। बात करें मेसिना आपका जलडमरू माध्य भूमध्य सागर में स्थित है। यहीं पर ओट रंटो महासागर की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका एडियांटिक आपका सागर और आपका आपका आयनियन सागर के मध्य आपका स्थित है। आगे बढ़े, अगला है आपका कुक जलडमरू माध्य। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे क्या, कुक जलडमरू माध्य। तो कुक जलडमरू माध्य कहाँ पर है, कुक जलडमरू माध्य जो है वह आपका दक्षिणी प्रशांत सागर में आपका स्थित है। बात करें बास जलडमरू माध्य की, तो तस्मान सागर और दक्षिणी सागर में स्थित है। बेरिंग जलडमरू माध्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब तक का सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। बेरिंग जलडमरू माध्य जो है बेरिंग सागर और आपका चुक्सी सागर के मध्य स्थित है। तो ये कुछ आपके जो है विश्व के महत्वपूर्ण जलडमरू माध्य दिए गए हैं जिनसे संबंधित आपको नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रेलवे एग्जाम बहुत बड़े स्तर के तक के क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको GK GS तो अच्छा करना ही होगा, क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चनों के हर आपका चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका NTPC हो, RPF हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो, लगभग 50 हद तक औसत जो बात करें तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों का GS आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस कांग्रेस के
अध्यक्ष के रूप में कार्यरत किया था। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वह आपकी कौन से सन में की गई थी? तो कब की थी? आपकी 1931 में की थी। आपको पता होना चाहिए 1931 आपका इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है, यानी पहला ही विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में जो आपसे अभी तक जो है रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था भारत के प्रथम उप आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपके क्या थे? प्रथम गृह मंत्री थे। बात करते हैं बारदोली जो सत्याग्रह आपका 1928 में किसने नेतृत्व किया था? तो ये भी आपका जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जानता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इन्होंने कौन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा लोहार, आपका लोहार मिल जाएगा, लखनऊ मिल जाएगा, मेरठ मिल जाएगा, इस प्रकार के आपसे मिल सकते हैं। और 1991 में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे अब पूछा जाएगा, 1991 में मरणोपरांत भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न इनसे इन्हें सम्मानित किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे आपके पेपर में पूछा जा सकता है और आपके पेपर के लिए यानी 2024-25 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महलबाड़ी बंदोबस्त की आपकी व्यवस्था तैयार की गई थी। तो महलबाड़ी जो बंदोबस्त की व्यवस्था तैयार की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन हो जाएगा? तो होल्ट आपका मैकेंजी यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण वायसराय और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पारित हुआ था उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और ये सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं। कम से कम आपको इनके बारे में तो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन अवश्य मिलता है। 100% आपको किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पारित हुआ था उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगडन कौन थे? आपके क्या थे? पहले आपके थे वायसराय थे। बात करें सबन्यावज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उस टाइम पर वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पर जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। बात करें 1919 में रोलेट एक्ट जब आपका पारित हुआ था या जब 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया था उस टाइम पर वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पर वायसराय जो थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आपको पता होना चाहिए। बात करें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली राजधानी को कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को बनाने की जो घोषणा की गई थी उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे भारत के वायसराय थे। बात करें ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कैबिनेट मिशन के समय कौन थे? तो लॉर्ड पेवेज थे। तो कुछ आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण वायसराय हैं जहां से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया है? तो क्वेश्चन पूछा गया है या किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो शुरू किया गया था आपका संवाद, आपका संवाद, आपका कौमुदी, आपका जो आपका समाचार पत्र था शुरू किया गया था। यानी इसमें सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में। जैसे पहला एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल गजट से रिलेटेड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट ही भारत का प्रथम समाचार पत्र था। जेम्स
जेम्स हैक के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था और कब किया गया था? 1880 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में किया गया था। तो इससे संबंधित बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। जेम्स हैकी द्वारा आपका प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1780 में किया गया था और कलकत्ता में किया गया था। अगला एक बहुत ज्यादा पूछी जाती है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपका सिसिल आपका कुमार घोष, यानी कुमार घोष द्वारा किसे किया गया था? तो कुमार घोष द्वारा संपादक जो किया गया था अमृत पत्रिका का किया गया था। बात करें इंडियन मिरर भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो आपकी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था, आपको पता होना चाहिए। आप अगर बात करें समाचार दर्पण की, तो समाचार दर्पण के कौन हो जाएंगे? तो विलियम कैरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विलियम कैरी हो जाएंगे। केसरी एवं मराठा की बात करें तो आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादक किया गया था। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण पत्रिका दी गई है, आपके समाचार पत्र दिए गए हैं, क्योंकि ये आपके जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और बंगाल गजट वाला तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको इसके बारे में तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो पेशा, व्यवसाय, आपका व्यापार, वाणिज्य करने का जो आपका अधिकार शामिल है वह आपका कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 1922 तक है, यानी अनुच्छेद 1922 तक। इसमें डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं आर्टिकल 14 की, तो आपके संरक्षण और आपके किसके समानता के समक्ष संरक्षण और आपका समानता जो दी गई है वह आपकी आर्टिकल संरक्षण जो दिए गए हैं आर्टिकल 14 में दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बात करें आर्टिकल 14 की, तो विधि के समक्ष आपका समानता और विधि के समक्ष संरक्षण जो दिया गया है आपका आर्टिकल 14 में दिया गया है। यहीं पर अगर हम आर्टिकल 15 की बात कर लें, तो आर्टिकल 15 में जो दिया गया है धर्म, आपके वंश मूल, धर्म वंश मूल, जाति लिंग के आधार पर प्रतिषेध, आपका धर्म मूल वंश के आधार पर जो प्रतिषेध या जाति के आधार पर प्रतिषेध जो दिए गए हैं आर्टिकल 15 में दिए गए हैं। आर्टिकल 16 की बात करें तो आपके सभी नागरिकों को सभी लोक नियोजन के विषय में अब सभी को अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में सभी को अवसर की समानता आर्टिकल 16 में दिया। तो आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन, यानी लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता, सभी को समान है, ये आपका आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 में है। और आर्टिकल 18 की बात कर लें तो आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल 19 में 18 में दिया गया है। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में जो है आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सभी को बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक आपका सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, यातायात की स्वतंत्रता, ये आपका आर्टिकल 19 में दिया गया है। यहीं पर अगर हम बात करें आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि, यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि, अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसके दोष सिद्धि के निवारण के लिए जो स्वतंत्रता दी गई है आपके आर्टिकल 20 में दी गई है। यहीं पर आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में जो दी गई है आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दी गई है। आपका अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 में जो दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व आपके विरोध के संरक्षण, यानी अगर आपके कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके जो है उसके लिए आपको संरक्षण, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, आपकी गिरफ्तारी के संरक्षण आपको आर्टिकल 22 में दिया गया है। आर्टिकल अगर यहीं पर 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 में क्या आता है? आर्टिकल 23 में आपका आता है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बलात् श्रम किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 23 में आपका बलात् श्रम है। आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 में आपके 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों और खनन आप में काम नहीं कराया जाएगा या उनको शोषण को रोकने के लिए आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 25 की बात करें तो धर्म अपनाना, आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल 25
जिसमें हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये कहा गया है। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। आर्टिकल 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। धार्मिक जो कार्य होते हैं, धार्मिक संस्था होते हैं, मंदिरों की स्थापना, ये सब आर्टिकल आपका 26 में आ जाता है। आर्टिकल 27 की बात कर लें यहीं पर, तो आर्टिकल 27 में जो आता है वह आ जाता है धार्मिक अभिव्यक्ति करों की स्वतंत्रता, यानी धर्म से रिलेटिव कर की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में बात करें तो आर्टिकल 28 में जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की चर्चा, यानी शिक्षण संस्थान जैसे आपके मदरसे होते हैं उसमें मुस्लिम शिक्षा दी जाती है, उसमें किसी प्रकार की, जैसे मदरसे हो गए, कोई धार्मिक स्कूल हो गए, तो उस प्रकार के जो आते हैं आपके आर्टिकल 28 में आ जाते हैं। जैसे आपको स्कूल में धर्म की, जैसे आपके जो कॉलेज होते हैं उनमें किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक पढ़ाई आपकी नहीं होती, इस प्रकार की जो चर्चा की गई है आर्टिकल 28 में की गई है। बात करें आर्टिकल 29 में, तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण जो है आपका आर्टिकल किस में दिया गया है, आर्टिकल 29 में दिया गया है। और आर्टिकल 30 की बात कर लें तो आर्टिकल 30 में जो दिया गया है शिक्षण स्थानों की स्थापना व आपका प्रबंध, आर्टिकल 30 में दिया गया है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और 33 में सेना, यानी सेना के लिए जो आपके कार्य बनाए गए हैं उनकी। इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहा है, जहां से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात कर लें तो पहला क्वेश्चन है आपका, गूगल के संस्थापक कौन है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गूगल के संस्थापक कौन है या गूगल के संस्थापक कौन थे। तो गूगल के संस्थापक कौन थे आपको पता होना चाहिए, लेरी पेज और सर्प बिर्न। इन्होंने 1998 में आपकी क्या की थी, आपकी गूगल की खोज की थी, यानी गूगल की खोज या संस्थापक के बारे में बोल सकते हैं, गूगल की स्थापना की थी। यानी सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप के संस्थापक कौन है, तो आपके ब्रायन एक्सटेन और जैन कौन है, ये क्या है, आपके व्हाट्सएप के संस्थापक है। बात करते हैं व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, तो व्हाट्सएप की स्थापना आपकी 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी। यहीं पर बात कर लें अमेजोन की, तो अमेजोन के संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस जो है आपके अमेजोन के संस्थापक है, और 1994 में अमेजोन की स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक हैं सचिन बंसल और आपके बिन्नी बंसल। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जो है आपके फ्लिपकार्ट के संस्थापक है, और 2007 में आपकी क्या की गई थी, फ्लिपकार्ट अस्तित्व में आया था, यानी फ्लिपकार्ट की स्थापना की गई थी। यहीं पर बात करें एप्पल की, तो एप्पल के जो संस्थापक हैं आपके इस्टविक जो आपके क्या है, एप्पल के संस्थापक है, और 1976 में एप्पल की स्थापना की गई थी। वहीं पर फेसबुक की बात करें तो मार्क आपका जुकरबर्ग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो फेसबुक की स्थापना आपकी 2004 में हुई, और इसके संस्थापक भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ट्विटर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैक डॉर्सन थे, और आपकी 2006 में क्या की गई थी, आपकी ट्विटर की स्थापना की गई थी। अगला है आपका इंस्टाग्राम, जो आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है कि केविन आपका स्टोम और आपका माइक आपका करीज। जो आपकी इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी, तो इंस्टाग्राम की स्थापना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्थापना आपकी 2010 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके लिए। बात करते हैं टेस्ला की, तो टेस्ला के संस्थापक कौन है, एलोन मस्क आपके टेस्ला के संस्थापक है, 2003 में स्थापना की गई थी, और जैक डॉर्स 2006 आपके ट्विटर की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म दिए गए थे जिनसे संबंधित जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी संबंधित आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, और सेकंड चैनल का लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है आंवला किस विटामिन का स्रोत है, आंवले से आपका कौन सा विटामिन होता है। तो आंवले में जो होता है आपका विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उनसे संबंधित स्रोतों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
जैसे बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए में क्या होता है, तो विटामिन ए का जो स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है आपकी मछली के यकृत का तेल, गाजर और मक्खन और दूध में क्या होता है, विटामिन ए होता है। विटामिन बी 1 की बात करें तो विटामिन बी जो होता है आपका दूध में होता है, हरी सब्जी में होता है, दालों में विटामिन बी 1 होता है। बात करें विटामिन बी 2 की, तो आपके दूध हो जाएंगे, अंडे हो जाएंगे, अंडे के जो सफ़ेद जर्दी होती है, यकृत और गुर्दे में आपका विटामिन बी 2 होता है। आपका इस प्रकार आप देख सकते हो विटामिन बी 12 किसमें होता है, मांस मछलियों में आपका विटामिन 12 होता है। बात करें विटामिन के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हरे पत्ते वाली सब्जी, हरे पत्ते वाले सब्जी में क्या होता है, विटामिन के होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विटामिन के आपका किस में होता है, तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन के होता है। यहीं पर विटामिन ई की बात करें तो आपके सब्जियों के तेल, जो आपके सब्जी होते हैं के तेल होते हैं, अंकुरित आपके गेहूं होते हैं और सूरजमुखी के तेल में आपका विटामिन ई होता है। विटामिन डी की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, मछली आपके और आपके अंडे में आपका क्या होता है, विटामिन डी होता है। इसी प्रकार आपका आंवले में क्या होता है, विटामिन सी होता है, आपको पता होना चाहिए। कई बार इनसे संबंधित आपसे रोग भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के क्या है, रक्त के थक्का जमने की समय में वृद्धि, यानी रक्त का थक्का न जमना, ये आपका कौन सी विटामिन के कारण है, तो ये आपका विटामिन के की कमी के कारण है। बात करें मांसपेशियां कमजोर होना, आरबीसी के भ्रूण रूपेपन में वृद्धि होना, या आपकी मांसपेशियां कमजोर होना विटामिन ई के कारण होती है। रिकेट्स रोग किसके कारण होता है, तो रिकेट्स रोग विटामिन डी के कारण होता है। सूखा रोग, बात करें स्कर्वी रोग की, मसूड़ों में रक्त का बहना, ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आपका हीमोग्लोबिन की कमी, बात करें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी, तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, विटामिन बी 12 के कमी कारण आ जाती है, आपको पता होना चाहिए। आपका मरोड़ पड़ना, तो विटामिन आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, मरोड़ पड़ना विटामिन बी 6 के कमी के कारण होता है। पाचन क्रिया में आपकी अवरोध, यानी पाचन क्रिया में आपकी क्या है, पाचन क्रिया कम होना, तो आपका विटामिन बी 2 होता है। बेरी रोग या सूखा रोग, आपका भूख को कम लगना, वृद्धि मंद होना, यानी आप किसी बच्चे की वृद्धि रुकना, तो उसमें कौन से विटामिन की कमी के कारण है, तो विटामिन बी की कमी के कारण है। आंखों में कॉर्निया रोग, आंख या रतौंधी रोग, आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है, सभी बच्चों को पता होगा। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण विटामिन दिए गए थे और उनसे संबंधित आपके उनके नाम और उनके स्रोत और उनके होने वाले रोग दिए गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा